अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम ये एक सीरीज़ चला रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट प्रेपरेशन, चूँकि आपके ये टेस्ट नज़दीक आ चुके हैं सारे, एमडी कैट, ई कैट, एनईटी और प्यास वगैरह। तो अगर आपने अच्छी जगह पढ़ना है तो आपको उसके मुताबिक तैयारी करनी पड़ेगी। पिछली वीडियो में हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं, जो आपकी बुक में डिफरेंट क्वांटिटीज़ दी हैं, रिलेशन दिए हुए हैं। लास्ट वीडियो में हमने इन्वर्स स्क्वायर लॉ को पढ़ा था। उससे रिलेटेड जितनी भी क्वांटिटीज़ या रिलेशन थी उनको आपने कैसे सॉल्व करना है, कैसे ग्राफ उसका बनाना है, रेशो दी हो तो रेशो कैसे फाइंड करनी है, वगैरह वगैरह। आज हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले जो रिलेशन है उनको देखेंगे, जिनमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन पाया जाता है। तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ आपकी बुक में हैं जिनमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आपको नज़र आता है। मैथमेटिकली वो इस तरह होगा, ए जो है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है और बी जो है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। आगे हम इसके एग्जांपल भी देखेंगे। तो क्वालिटेटिवली हम क्या कहेंगे, इन्वर्स रिलेशन है आपको पता है, तो बी यानी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो डिपेंडेंट क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन याद रखें, हम ये नहीं कह सकते कि डिपेंडेंट क्वांटिटी अगर डिक्रीज़ हुई है तो इंडिपेंडेंट इंक्रीज़ है। नहीं, ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट। इसके चेंज होने से इसने चेंज होना है, इसके चेंज होने से लाजमी नहीं कि ये चेंज हो, उसमें और फैक्टर भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ जहन में रखनी है। अब इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस तो आपको बता दिया कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो ये डिक्रीज़ होगा, ये इंक्रीज़ होगी तो ये डिक्रीज़ होगा तो ये इंक्रीज़ होगा। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। इसमें मैंने थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एनालिसिस बता दिया कि किस तरह डिक्रीज़ होगा। तो ये सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन में। मतलब अगर ये डबल हुआ तो ये हाफ हो जाएगा, ये ट्रिपल हुआ तो ये 3 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। ये हैं डिफरेंट उसकी एग्जांपल जो आपकी बुक में है। ये तो थोड़ी हैं, आप ख़ुद भी ढूंढ सकते हैं। तो ये 10-12 होंगी, 15 होंगी। लीनियर एक्सेलरेशन वर्सेस मास है, जिसको मैं आपको लिख के बता देता हूँ। एक्सेलरेशन वर्सेस मास, सेकंड लॉ जब आप पढ़ते हैं मोशन का तो उसमें ऐसे लिखते हैं। वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। तो ये सारे उसी रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं जो अभी पीछे हमने बताया इसको। तो इन सब का अगर आप एक इस रिलेशन को स्टडी कर लें तो सारी क्वांटिटी में अगर आपको पता हो कि ये रिलेशन है तो ऑटोमेटिकली आपको सारी क्वांटिटीज, सारे रिलेशन क्लियर हो जाएंगे। तो एक लेक्चर से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने से। इस तरह और भी आप देख सकते हैं। फ्रिंज स्पेसिंग वर्सेस स्लिट सेपरेशन है। रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स वर्सेस रेडियस ऑफ कर्व्ड पाथ है। तो आप जितने भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपने खुद इसको मैं सिर्फ एग्जांपल 2-4 की आगे सॉल्व करूँगा, आपने खुद इसको करना है। आधा घंटा दें इसको तो आपको बड़ा आसानी हो जाएगी। अब इसमें मसलन इसी एक एग्जांपल में हम बात करते हैं कि अगर एक बॉडी है जिसका मास इंक्रीज़ हो जाए तो डेफिनेटली फॉर सेम फोर्स एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगा। अगर आप सेम फोर्स से एक लोहे के बॉल को और एक फुटबॉल को, जिनके मास में डिफरेंस हो, सेम फोर्स लगाएं तो लोहे का जो बॉल है वो स्लो मूव करेगा, उसमें एक्सेलरेशन कम पैदा होगा। ये सिंपल इसकी लॉजिक है। इसी तरह अब बाकी रिलेशन भी देख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा, चलिए ये कह लें, तो एंगुलर एक्सेलरेशन उतना कम होगा। और भी डिफरेंट आप यहाँ पे जितनी मैंने आपको बताई हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स जितनी ज़्यादा होगी, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटेंस उतनी कम होगी। तो ये इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस है। फिर आगे हम इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं।
जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और एक डिपेंडेंट। इसमें मैंने आपको बता दिया है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कि सेम प्रोपोर्शन में चेंज होना है, इंक्रीज या डिक्रीज़। मसलन अगर वो डबल हुआ है तो उसने हाफ हो जाना है, यानी डिक्रीज 2 टाइम्स। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी अगर डबल होती है तो डिपेंडेंट क्वांटिटी हाफ हो जाएगी। वो ट्रिपल होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी तो डिपेंडेंट क्वांटिटी 3 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगी। वो 4 टाइम्स होती है तो 4 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगी। वो हाफ होती है तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी 2 टाइम्स। रहना इन्वर्स रिलेशन है, एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है लेकिन सेम प्रपोर्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वायर है कॉपर मटेरियल की, तो अगर आप उसकी फ़र्ज़ करें रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओहम है, सपोज़ हम कहते हैं जी 10 ओहम है। तो अगर वही मटेरियल यानी कॉपर ही हो उसी इन्वायरमेंट में उतने ही टेम्परेचर में, अगर हम उसका डायमीटर जो है जो उसका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो हाफ कर देते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो नया है वो पहले के मुकाबले में आधा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें अगर आपको रिलेशन पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो ये डबल हो जाएगी। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल। तो रेजिस्टेंस 20 टाइम्स हो जाएगी, 20 ओहम हो जाएगी, 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि हाफ हुआ तो 2 टाइम इंक्रीज़। इस तरह कोई भी क्वांटिटी यहाँ से पकड़ लें तो इसी तरह का रिलेशन होगा क्योंकि ये सारे एक ही रिलेशन को फॉलो करते हैं। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में एक और तरह भी आप देखते हैं चीज़ों को, और वो है रेशो की टाइप में, कि अगर रेशो हो तो पिछली वीडियो में भी हमने देखा था। अब ये इन्वर्स रिलेशन है तो जब इनकी रेशो लेंगे तो A1 A2 इज़ इक्वल टू B2 ओवर B1, क्योंकि A1 ऊपर है तो B1 नीचे होगा। ये इन्वर्स की निशानी होती है, याद रखें। इन्वर्स जो भी दो चीज़ों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का अगर एक रिलेशन है तो उनकी रेशो हमेशा कांस्टेंट होती है। रेशो कांस्टेंट होने का मतलब वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बहरहाल तो इसको हम किसी एग्जांपल से आपको समझाते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल रेडियस ऑफ द कर्व पाथ एंड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो फ़र्ज़ करें रेडियस ऑफ द कर्व पाथ की रेशो आपको दी हो कि कर्व पाथ का जो रेडियस है उसकी रेशो कुछ इस तरह की है। 1:3 की रेशो है, यानी रेडियस 3 टाइम इंक्रीज़ हो गया। 1:3 का ये मतलब है, पहले अगर 1 था अब 3 मीटर हो गया, या जो भी आपने यूनिट, अगर 2 था तो 6 हो गया। तो ये रेशो इस तरह आ गई है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इन्वर्स रिलेशन है तो आपने इसका ऑर्डर चेंज कर देना है। 3 पहले लिख लिया और 1 बाद, सिंपल। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे ही करना है आपने। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो 3 गुना कम हो जाएगी। सिंपल लिखने का इस तरह तरीका है आपका। लेकिन याद रखें ये बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें कांस्टेंट रखनी पड़ती हैं, लेकिन ये जब दो चीज़ों का रिलेशन देखते हैं तो बाकी चीज़ें आपने अज्यूम की होती हैं कि कांस्टेंट है। जैसे मास ऑफ द बॉडी, जिसको सेंटीमीटर फोर्स कार है फ़र्ज़ करें, तो वो कार वही रहेगी, उसकी स्पीड उतनी रखनी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये सिर्फ रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स और रेडियस का आपस में रिलेशन है। तो बाकी चीज़ें सारी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब डिपेंडेंट क्वांटिटी चेंज होती है तो लाजमी नहीं कि वो इंडिपेंडेंट, ये जो इसमें हम इंडिपेंडेंट ले रहे हैं उसी की वजह से चेंज हो रही है, वो और वजह से भी हो सकती है। तो जितनी भी ये मैंने लिस्ट आउट की हैं क्वांटिटीज़, या जो आप बुक में ढूंढ सकते हैं, वो इसी तरह उनकी रेशो इसी मेथड को फॉलो करेगी। अब मैं एक दूसरा भी आपको, जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट क्वांटिटी की रेशो गिवन हो और इंडिपेंडेंट की फाइंड करनी हो तो फिर कैसे करनी है। इसमें तो सिंपल क्या है, ये इंडिपेंडेंट है तो ये ऐसे कर लेना आपने। अगर डिपेंडेंट की दी हो और इंडिपेंडेंट की निकालनी हो तो फिर क्या करेंगे। इसमें तो आसान है, इसमें सेम ही रहेगा। यानी अगर आपको दिया हो ना कि रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स की रेशो 3:1 है तो रेडियस की क्या होगी, तो वो 1:3। इसी तरह आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे क्योंकि इसमें कोई पावर नहीं है। मसलन अब जो वेलोसिटी है
वो एरिया पे डिपेंड करती है, ना कि एरिया वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है ये सिंपल। तो अगर आपको डिपेंडेंट दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड की जो रेशो है वो 3:2 की है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया की रेशो क्या होगी? सिंपल, आपने इसका ऑर्डर रिवर्स कर देना, 2:3 सिंपल, क्योंकि इसमें कोई आप देख सकते हैं रेशो में कोई पावर नहीं है। जो हम पिछली वीडियो में लेक्चर दिया था उसमें पावर थी, तो इसलिए डिफरेंट आता था। ये देख सकते हैं आप, इसमें कोई पावर नहीं है। तो अगर आप B1 ओवर B2 निकालेंगे तो वो भी A2 ओवर A1 के ही बराबर आएगा। तो ये चीज़ आप जहन में रखें इस तरह की। अब रह गया जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मसलन फ़र्ज़ करें वही हमने लिखा है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, तो उसका इसी तरह का बनेगा ग्राफ। मैंने आपको बताया इन्वर्स रिलेशन जो भी होगा इस तरह का बनेगा। देख सकते हैं आप, जब एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, एरिया बढ़ता जा रहा है तो वेलोसिटी कम होती जा रही है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अब एक क्वांटिटी है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता है वो ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो इस रिलेशन को फॉलो करता है। जितना दूर चार्ज से डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना कम होगा। लेकिन अगर हम इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, या ये भी पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो अगर आपके एक्सिस में 1/r है, बजाय अगर r होता तो यही इसी तरह का ग्राफ बनता, लेकिन अब 1/r है तो ये डायरेक्ट रिलेशन आप क्योंकि ये इसको कैसे पढ़ेंगे, इस क्वांटिटी को और इसके दरमियान जो क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है हमेशा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ इस तरह का आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये इस तरह आपने जहन में रखनी है चीज़ें कि ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है, रेशो कैसे बतानी है, क्वालिटेटिवली आपने कैसे बताना है, या सिर्फ ये पूछा हो वो डबल हो गया वो ट्रिपल तो फिर कैसे बताना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस एक रिलेशन की इस लेक्चर में बताई हैं, जिससे बहुत सारा आपका कोर्स कवर होता है। तो इस पे थोड़ी आधा घंटा लगाएं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके बहुत सारी फार्मूला रिलेशन कवर हो जाएंगे इसमें। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।